नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने की हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा बैठक, कहा जन समस्याओं का एक सप्ताह में करे समाधान वरना कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के उत्तराखंड दौरे से पहले देहरादून के 6 में होगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। 8 अगस्त को हल्द्वानी में रैली। सावन के दूसरे दिन कांवड़ यात्रियों का उमड़ा जन सैलाब, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अराजक तत्वों पर सख्त नजर। उत्तराखंड के 200 सरकारी स्कूलों में जारी रहेंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। और वहीं उत्तराखंड में बंद नहीं होंगे जरूरतमंदों के लिए बने 114 आरोग्य मंदिर। 1 अगस्त से नगर निकाय खुद चलाएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी, 7 जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर। आज रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न जनपदों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण किए जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रदेश वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक की उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है उसका। और खबर गदरपुर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 31 जुलाई को प्रस्तावित गदरपुर दौरे से पहले भाजपा की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच एक ही कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की अलग अलग स्थानों पर बैठक और प्रेस वार्ता ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। गुंजन सुखीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेमनगर के पास नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अलग अलग गतिविधियों के बाद गुटबाजी की चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और सब लोग संगठित होकर, चूंकि लक्ष्य तो एक ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे माननीय विधायक जी हों, चाहे मैं हूं या हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लक्ष्य एक ही है, 2027 का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजयी बनाना और पुष्कर सिंह धामी जी को लगातार तीसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। मंत्री जी ये गदरपुर बस अड्डा जो है उसका लोकार्पण करने वाले हैं और गदरपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि विगत कई समय से ऐसा देखा जा रहा था कि शायद बसेस बाहर से यहाँ आउटर स्टेशन से ही निकल जाती थी। तो ये एक स्टेशन यहाँ पर संचालित हो जाएगा कल से विधिवत रूप से और गदरपुर वासियों के लिए ये एक बहुत अच्छी सुविधाजनक स्थिति यहाँ पर होने वाली है। और कल के कार्यक्रम की यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो गतिमान हैं और हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो। इस क्षेत्र का आम जनता ने मुझको अपना नौकर बनाया है, मुझको सेवक बनाया है। मैं विधायक भी हूँ तो अपनी वजह से नहीं हूँ, यहाँ की जनता की वजह से हूँ।
अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के प्रति अनदेखी की होती तो यहाँ बस अड्डा नहीं बनता, अनदेखी की होती तो हाईवे नहीं बनता, अनदेखी की होती तो गोला भोज पर्यटन केंद्र पर जो कई करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारी सड़क बन गई है, ये सब नहीं बनती। अनदेखी की होती तो हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए हमारे डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, ये सब काम कभी नहीं होते। इसीलिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रतिभाग करें। और खबर देहरादून से, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने इसे संगठन के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने दावा किया कि संगठन की इसी मजबूती के दम पर भाजपा 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए हैट्रिक लगाएगी। निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और माननीय अध्यक्ष जी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को आप लोगों के माध्यम से हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं और उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है और निश्चित रूप से 4 चुनाव जीते भी हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हों, नगर निकाय के चुनाव हों, उपचुनाव हों और आपके पंचायतों के चुनाव हों, तो भूतपूर्व विजय भी हासिल हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल माननीय अध्यक्ष जी का रहा है। और वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में महज 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद खड़खड़ी क्षेत्र स्थित सूखी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे खड़े कई वाहन तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कर वाहनों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई की। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने शमशान घाट आने के दौरान अपने वाहन सूखी नदी क्षेत्र में खड़े किए थे, वे अचानक आए पानी की चपेट में आ गए। प्रशासन ने मौके पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी वाहन को सूखी नदी क्षेत्र में पार्क न होने दिया जाए। देखिए, जनपद हरिद्वार में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और कमोबेश हमारे वहाँ कुल 13 निर्धारित पार्किंग है। इन पार्किंगों का उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यह घटना सूखी नदी के नाम से जाने वाली एक प्लेस की है, जो कि बारिश का पानी आने की वजह से उसमें काफी बारिश का पानी हो जाता है। इसी क्रम में आज करपात्री चौक से और शमशान घाट के बीच में यह प्लेस है, जहाँ पे कुछ लोग जो कि अंत्येष्टि करने के लिए आए थे और उन्होंने वाहन खड़े किए और खड़े करने के बाद फिर वो बारिश होने के कारण अचानक पानी आया और वो उसकी चपेट में वाहन आ गए। खबर कोटद्वार से, मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। और वहीं श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक करीब 29 लाख श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 34 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षित 4 धाम यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। यात्रा जब कपाट खुलते हैं और उसके बाद से लेकर जुलाई तक, जब मानसून शुरू होने से पहले जी की लगभग 29 लाख लोगों ने जो है कि तीर्थ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं और लगभग 34 लाख लोगों का पंजीकरण है बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में और 50 लाख के लगभग जो है कि चारों धामों का पंजीकरण देश भर के श्रद्धालुओं ने किया है। दूसरे चरण की यात्रा अभी मानसून के कारण इस समय यात्रा काफ़ी कम हो चुकी है और 2 दिन तो यात्रा पूरी तरह से बंद थी, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश के कारण जो है कि जो बद्रीनाथ, जो केदारनाथ रूट है, वो जो पैदल मार्ग भी है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है। और सावन माह की शुरुआत के साथ हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्तों की भीड़ लगातार
बढ़ रही है। दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और कांवड़ पटरी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। मंगलौर नगर पालिका ने अब्दुल कलाम चौक से नहर पटरी तक कांवड़ियों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कांवड़ यात्रा के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और अनुशासन के साथ यात्रा करने की अपील की है। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी है। नगर पालिका मंगलौर का क्षेत्र जो है जहाँ से के कांवड़िए गुजरते हैं वो अब्दुल कलाम चौक से लेके नहर का जो पुल है यहाँ तक का क्षेत्र नगर पालिका मंगलौर के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र के बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए हमने इसको 2 जोन में बांटा हुआ है। एक अब्दुल कलाम चौक से रोडवेज बस अड्डा, इसके लिए नोडल अधिकारी बना रखे हैं श्री जो हमारे नए इंस्पेक्टर आए हैं सुनीत जी, और बस अड्डे से लेके नहर के पुलिया तक के लिए हमारे सेंट इंस्पेक्टर जसवीर को नोडल अधिकारी बना रखा है। और इस दौरान बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं, नियमित जो सामान्य तौर पर रहते हैं, उसके अलावा 15 कर्मचारी और अधिक हमने लगाए हैं ताकि बेहतर सफाई व्यवस्था। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और इसी के साथ ही एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए पूरी धर्म नगरी को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीएपीएफ की 13 कंपनी तैनात की गई है। डाक कांवड़ और बाइक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए 3 चरणों का डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। देखिए, कांवड़ यात्रा वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पूरा हरिद्वार नगरी और यहाँ के जन सामान्य भी भोले के रंग में धीरे धीरे रंगते जा रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह कहीं ना कहीं हमारे जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में पहुँच रहे हैं। इसके लिए हमारी विगत वर्ष की योजनाओं के अनुरूप कुछ चेंजिंग के साथ व्यापक एक योजना बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र को जनपद के एंट्री पॉइंट से लेकर के और हरकी बड़ी तक कुल 18 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं। इसी तरीके से 40 जोन है जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। कुल 141 सेक्टर है जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा अपनी ड्यूटियाँ परफॉर्म की जा रही हैं। इसमें चूंकि घाटों की ड्यूटी रहती है, बाजार केंद्रों की रहती है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं तो मंदिरों की भी हमारी ड्यूटियाँ रहती है। इसके अलावा यातायात की ड्यूटी और पार्किंग की ड्यूटी हमारे द्वारा प्लान की गई है। और पवित्र सावन महीने के पहले दिन ही हरिद्वार में मौसम ने करवट ले ली, जहां सुबह से ही तेज और मूसलाधार बारिश का दौर लगातार देखा गया। हालांकि भारी बारिश भी शिव भक्तों के हौसले और उत्साह को डिगा नहीं पाई। बम बम भोले के गगनभेदी जयघोष के साथ हजारों कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हर की पैड़ी, प्रमुख शिवालयों और कांवड़िया यात्रा के सभी मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे साफ जाहिर होता है कि मौसम चाहे जो भी हो, भक्तों की आस्था का पैमाना चरम पर है। खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य प्रशासनिक टीमें अपने सभी निर्धारित ड्यूटी पॉइंट्स पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। और खबर है नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर तेजी से फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने, पैसों की वसूली और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई न होने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमों में संशोधन कर शिकायतों पर तेजी कार्रवाई की जा रही है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि वर्तमान व्यवस्था में कोई खामियां हैं तो वे अपने सुझाव अदालत के समक्ष रखें ताकि ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। देखिए, आलोक कुमार जो इसी उच्च न्यायालय के एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये जनहित याचिका वर्ष 2021 में दाखिल की गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कैसे उन्हीं के साथ एक कोशिश हुई थी कि एक फेक आईडी उनकी एक जो है आपत्तिजनक वीडियो क्रॉप करके बनाकर उनसे एक्सटॉर्शन की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि वो तो अधिवक्ता थे, वो थोड़े जागरूक थे, तो उन्होंने इसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया फेसबुक को, लेकिन फेसबुक ने भी उस ऑफेंडिंग मटेरियल को हटाने में बहुत समय लगाया और इस बीच वो ऑफेंडिंग मटेरियल उनके सभी मित्रगणों को, उनके परिवारजनों को, सबको बड़ी सुनियोजित तरीके से भेज दिया गया। इस पर वो एक जनहित याचिका बनाकर ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने लाए कि ऐसा कोई भी ऑफेंडिंग मटेरियल जो होता है उसको इमीडिएटली हटा देना चाहिए। और खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण का करीब 5 लाख रुपए कीमत का सोने का मणि जड़ित मुकुट चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी हो गया मुकुट, 4,500 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल किया गया बैग बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई की रात आश्रम में ठहरे राघव दास ने मुकुट और नकदी चोरी की थी। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 29 जुलाई को हनुमान चट्टी रोड के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं को शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहाँ पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जुलाई के तबादला आदेश और 7 व 20 जुलाई 2026 के कार्यमुक्त आदेशों के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण के संबंध में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और उनके अभ्यावेदनों पर निष्पक्ष विचार किए बिना नया स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ मैडम सुनीता टमटा के ऑफिस में काम कर रही प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत, उनको लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र किया जा रहा था। उनका एक पूर्व में आदेश भी आया था फरवरी 2026 में, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में ही अपास्त कर दिया था सुनवाई उपरांत, और इनको कहा था कि आप सुनवाई का अवसर देकर जो है एक फ्रेश ऑर्डर पास कर सकते हैं, पर आपको सुनवाई का अवसर देना है। अब डॉक्टर सुनीता टमटा ने क्या किया कि एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट में और उनके ऑर्डर में उन्होंने फिर से उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र कर दिया। और हल्द्वानी में जिलाधिकारी द्वारा अचानक तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय में छापा मारो। इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने तहसील में जमीनों की पैमाइश के लिए किए जाने वाले आवेदनों की फाइलों की जानकारी ली, जिसमें देखा गया कि तहसील कर्मियों द्वारा घोर लापरवाही उजागर है। कर्मचारियों द्वारा 2 दिन में किए जाने वाला काम में 1 साल से भी अधिक का समय लगाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे
जहां उन्होंने तहसील से आए फाइलों का मुआयना किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को पूरी फाइलों की जांच करते हुए तत्काल रिपोर्ट तलब करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ललित मोहन रॉयल ने बताया कि कई कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सीमा विवाद या सीमांकन के लिए पैमाइश के लिए भूलेख नियमावली धारा 41 में काश्तकार अपनी जो आराजी भूमि है उसके मेजरमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें शिकायत मिल रही थी कि वो काफ़ी लंबित हैं, विलंब से उनमें रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्राइमरीली ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि जिसमें 1 साल में बताया जा रहा है कि इसमें इतनी फीस बनती है जो 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। वो काम जो है असाधारण विलंब की प्रकृति में आता है यहाँ पर जो पाया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।